पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी बड़े-बड़े अचानक चेंजेस आ रहे हैं। उस्मान खान जिसने पहले कहा था कि मैं सिर्फ यूएई के लिए खेलना चाहता हूँ, उसने भी अब कह दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए रेडी हूँ। उसके अलावा इमाद वसीम जिसने पहले रिटायरमेंट ली हुई थी, उसने भी रिटायरमेंट वापस ले लिया। और शायद सबसे बड़ी खबर मोहम्मद आमिर जिसने पहले बहुत नाराज़ होकर रिटायरमेंट ली हुई थी, उसने भी अब कह दिया कि मैं टी20 वर्ल्ड कप के लिए अवेलेबल हूँ। तो बाकी दोनों को फिर कभी मैं शायद बाद में कवर करूँ। आज की वीडियो में बनाना चाह रहा था मोहम्मद आमिर के ऊपर, और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ जिस पे बहुत ज़्यादा ज़रूर क्रिटिसिज्म आएगा। लेकिन मैं ये बात करना चाह रहा था कि क्यों मुझे इस वक्त लगता था कि मोहम्मद आमिर का टीम में आना नहीं बनता था। तो मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन दे देता हूँ, उसके बाद एग्री करना या डिसएग्री करना वो बिल्कुल आपका राइट है, आपकी अपनी ओपिनियन हो सकती है। तो मोहम्मद आमिर के ऊपर पिछले काफ़ी सालों से जब भी आप कोई वो क्रिटिसिज्म करो, कोई उसके ख़िलाफ़ बात करो, तो उसके फैंस का 2 या 3 तरह का ही रिस्पॉन्स होता है। तो वो मैं ज़रा कवर कर लेता हूँ। एक पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि ये मत भूलो कि उसने चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2017 तुम्हें जिताई है। मतलब ये कि आप अगर ये बात कर रहे होंगे कि 2022 में वो विकेटें नहीं ले पा रहा, तो वो लोग कहेंगे कि ज़्यादा बात ना करो, ये ना भूलो कि उसने 2017 चैंपियंस ट्रॉफ़ी जिताई है। तो फिर आप ये बात करें कि यार 2023 में भी विकेटें नहीं ले पा रहा, तो फिर वो लोग कहते हैं कि लेकिन 2017 चैंपियंस ट्रॉफ़ी। फिर आप ये बात करें कि 2024 में साइम अयूब की उससे ज़्यादा पावर प्ले में विकेटें हैं, वो विकेट्स नहीं ले पा रहा, तो फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं 2017 चैंपियंस ट्रॉफ़ी। मतलब आप अगर करंट बेसिस पे कोई बात कर रहे हैं कि वो लीग्स वगैरह ही खेल रहा होता है, उसमें अगर वो विकेटें नहीं ले पा रहा या उसकी इकोनॉमी भी कोई इतनी सही नहीं जा रही, तो उस पे बात करने के बजाय वो ये लेके आ जाते हैं कि नहीं उसने चैंपियंस ट्रॉफ़ी तुम्हें जिताई थी, तो इस वजह से अब जो मर्ज़ी उसकी परफॉर्मेंस हो तुमने कभी भी उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करना, क्योंकि उसने 7 साल पहले एक अच्छा स्पेल कराया था। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अजीब बात है कि आप अगर सोचें कि अब जैसे उस टूर्नामेंट का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? मोहम्मद आमिर तो नहीं था। हसन अली प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बना। अब आपने कभी ये देखा है कि अभी अगर हसन अली पिछले कुछ सालों से मार खा रहा हो या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना जा रही हो, तो लोग उसको वो वाली ट्रीटमेंट दे रहे हो कि नहीं उसने तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफ़ी जिताई थी, इसलिए उस पर कोई बात नहीं करेगा। उस पर तो आप सारे मजाक उड़ा रहे होते हैं उसका। लेकिन ये कि जब आमिर पे बात आती है तो आपको होता है कि डिफरेंट ट्रीटमेंट देनी है, क्योंकि उसने इतना साल पहले एक और टूर्नामेंट में अच्छा खेल लिया था। उसमें भी जो एक मैच जिसके बारे में हर कोई बात करता है, उसमें भी प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर जमान बना था, मोहम्मद आमिर नहीं बना था। और नो डाउट मोहम्मद आमिर का बहुत एक क्रूशल स्पेल था जिसमें उसने 3 विकेटें ली हैं। लेकिन एक टीम की परफॉर्मेंस होती है, और अगर हम लोग कभी हसन अली को या फ़खर जमान को ये वाली ट्रीटमेंट नहीं देते कि नहीं उसने चैंपियंस ट्रॉफ़ी में अच्छा खेला था इसलिए उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, तो फिर आमिर को ये अलग से आपको क्यों होता है कि उसको ऐसी ट्रीटमेंट देनी है कि उसके अगेंस्ट बात करना बिल्कुल हराम है। लेकिन बहरहाल ये एक पॉइंट है जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी का उसके फैंस रेज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट वो लोग ये रेज़ करते हैं कि अभी अगर वो किसी की जगह आ भी रहा है, तो फिर भी जस्टिफाइड है, क्योंकि पहले उसको बहुत नाइंसाफ़ी की थी उसको निकाल के मैनेजमेंट ने। तो इस वजह से अब अगर वो किसी और की जगह खा भी रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि पहले उसके साथ भी तो नाइंसाफ़ी हुई है। तो अब बहुत ज़्यादा लोग ये मानते हैं कि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यार उसने गलत टाइम पे रिटायरमेंट ले ली, टीम को उसकी ज़रूरत थी, तो लोग कहते हैं कि क्यों वो जस्टिफाइड था, बिल्कुल मैनेजमेंट ने उसको गलत किया था निकाल के, तो इस वजह से उसने रिटायरमेंट ले ली, बिल्कुल सही किया। तो मैं आपको मोहम्मद आमिर का ज़रा करियर का एक ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ, और फिर आप देख लेना कि मैनेजमेंट ने उसको कितने टाइम के लिए बाहर किया था और उसका रिटायरमेंट लेना सही था या नहीं। अच्छा, तो मोहम्मद आमिर का करियर स्टार्ट हुआ 2009 में। 2009 में उसका जब करियर स्टार्ट हुआ, सब ने उसे बहुत प्यार दिया। वो तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, तीनों फॉर्मेट्स में बहुत अच्छा खेल रहा था। 2009 में टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी उसने एक बहुत अच्छा स्पेल कराया, जिसमें उसने दिलशान को 0 पे आउट किया। उसके बाद 2009 से 2010 तक वो लगातार खेलता रहा, और फिर 2010 में उस पर मैच फिक्सिंग की वजह से 5 साल का बैन लग गया। अब जब उस पर बैन लगा है, तो मैनेजमेंट ने ये नहीं किया कि आज के बाद ये कभी नहीं खेलेगा। वो जब उसने अपना वो पीरियड सर्व कर लिया, तो उसके बाद उनको पता था कि ये कितना ज़्यादा हमारे लिए वैल्यूएबल प्लेयर है, बहुत बड़े मैच का प्लेयर है और ये हमारे लिए काम आ सकता है, तो उसको फिर मौका दिया। 2016 में उसे रिटर्न किया। 2016 से 2019 तक वो लगातार खेलता रहा है, तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा था, और 2019 के स्टार्ट में उसे कोई 28 की एज में टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। अब उस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक फास्ट बॉलर की टेस्ट क्रिकेट में भी,
लेकिन उसने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। और उसको भी कुछ लोग इस तरह से जस्टिफ़ाई करते हैं कि हाँ ठीक है, उसकी बॉडी जस्टिफ़ाई नहीं, वो बॉडी नहीं उसको इजाज़त दे रही होगी, तो इस वजह से ठीक है, उसका रिटायरमेंट लेना टेस्ट से बनता था, वो वाइट बॉल फॉर्मेट पे फ़ोकस करना चाह रहा था। तो लेकिन ये तब बात सही होती कि अगर वो उसके बाद कभी ये काउंटी वगैरह ना खेलना शुरू हो गया होता, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेल रहा होता, फिर समझ आती है कि हाँ ठीक है, टेस्ट से रिटायरमेंट लेना बनता था, वो लंबे फॉर्मेट्स नहीं खेल सकता। लेकिन रिटायरमेंट लेते साथ ही उसने काउंटी क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। वहाँ उसकी बॉडी इजाज़त दे रही है, लेकिन मुल्क के लिए जब खेलना है तो वहाँ पे उसकी बॉडी की हालत हो जाती है, वहाँ वो खेल नहीं सकता, तो रिटायरमेंट उससे क्यों लिया? आप खुद लॉजिक यूज़ करके सोचें कि उसने वाक़ई ही अपनी बॉडी उसकी इजाज़त नहीं दे रही थी इसलिए लिए, या उसको ये था कि पैसे कमाने का ज़्यादा पोटेंशियल मेरे पास कहीं और है, ये काउंटी वगैरह में है, इस वजह से रिटायरमेंट ले लूँ। तो ये आप ज़रा सोचें। अच्छा, उसके अलावा फिर वो खेल रहा था वाइट बॉल फॉर्मेट में। अब वाइट बॉल फॉर्मेट में वो ओडीआई खेलता रहा है 2019 तक। अब मैं आपको ज़रा एक वो टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। 2019 के एंड में जब उसने अपना लास्ट ओडीआई खेला है, उसके बाद वो साल तक इसलिए उसने कोई और ओडीआई नहीं खेला क्योंकि पाकिस्तान का कोई ओडीआई था ही नहीं। पाकिस्तान के उसके बाद टी20 के मैचेस थे और टी20 की टीम में वो उस वक्त भी था। और टी20s में कोई 2020 के फरवरी तक आई थिंक उसकी परफॉर्मेंस ठीक जा रही थी। फिर बीच में कोई 7-8 महीने का गैप आया और फिर जब सीरीज़ हुई है श्रीलंका के ख़िलाफ़, हमारी सीरीज़ हुई थी, उसमें 3 मैच की सीरीज़ में टोटल वो सिर्फ 3 विकेटें ही ले पाया। इतनी उसकी अच्छी सीरीज़ नहीं जा सकी। लेकिन ये नहीं हुआ कि एक सीरीज़ बुरी गई तो मैनेजमेंट ने कहा बस अब इसको हटा दो। मैनेजमेंट को पता था वो एक बड़ा प्लेयर है हमारा, उसको बैक करने की ज़रूरत है। तो अगली सीरीज़ हमारी ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ थी, उसमें भी उसे खिलाया। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसके भी मैं आपको फिगर्स एक बार दिखा देता हूँ। 3 मैचेस में टोटल वो एक ही विकेट ले सका और अच्छी खासी उसको मार पड़ी। तो ये दूसरी सीरीज़ थी लगातार जिसमें आमिर स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन तब भी मैनेजमेंट को यही था कि इसको बैक करना ज़रूरी है। उसके बाद हमारी अगली सीरीज़ हुई इंग्लैंड के ख़िलाफ़। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ थी उसमें उसने 2 मैचेस खेले। पहले में उसने 2 ओवर में कोई 0 फॉर 14 के फिगर्स ख़त्म किए और दूसरे मैच में 2 ओवर्स में 0 फॉर 25 के फिगर्स थे। तो दोनों मैचेस में वो कोई विकेट नहीं ले सका। तो अब ये लगातार 3 सीरीज़ हो चुकी थी जिसमें वो परफॉर्म नहीं कर रहा था और तब से हमारा कोई ओडीआई की सीरीज़ तो हो ही नहीं थी। हमारा अगला जो टूर था वो मैं आपको ये डेट भी दिखा देता हूँ। अगला टूर हमारा था जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, एक होम सीरीज़ थी। वो पहली सीरीज़ थी जिसमें मोहम्मद आमिर को ओडीआई और टी20 की स्क्वाड में नहीं रखा था। एक सीरीज़ में मोहम्मद आमिर को नहीं रखा और ये थी बात, कोई मेरा ख्याल है अक्टूबर की बात थी, और दिसंबर 2020 में उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। एक सीरीज़ के बाद जो आप लोगों को होता है कि बहुत वो मैनेजमेंट ने गलत किया था, उसको निकाल के इस वजह से उसने रिटायरमेंट ले ली। उसको मैच फिक्सिंग के बाद भी मौका दिया। जब वो स्ट्रगल कर रहा था उसके बाद उसको लगातार 3 सीरीज़ तक बैक भी किया और जब एक सीरीज़ में निकाला तो बजाय ये कि वो कहता कि यार मैं डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस दिखा के अपने आप को प्रूव करके वापस आऊँगा, जो कि उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होनी थी क्योंकि वो जिस तरह का प्लेयर था वो 4-5 महीने में ज़रूर टीम में फिर आ जाना था उससे। लेकिन उसको हुआ कि नहीं, मैं अब बस मेरी ईगो हर्ट हो गई है और अब मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना ही नहीं है। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो सबसे कॉमनली लोग यूज़ करते हैं, मैंने ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अपने पोस्ट में भी कमेंट्स वगैरह देखे हुए हैं, वो इस तरह से इमोशनल करते हैं कि बेचारे से एक गलती हो गई और अल्लाह तो माफ़ कर देता है लेकिन लोग माफ़ नहीं करते। कैसे ये जालिम लोग हैं कि बेचारा छोटा सा था, एक गलती कर दी और उसको माफ़ ही नहीं करते ये मैच फिक्सिंग पे। तो मैं आपको ज़रा एक रिकैप दे देता हूँ, आपकी मेमोरी रिफ़्रेश कर दूँ कि मोहम्मद आमिर को जब उस पे मैच फिक्सिंग का बैन लगा था 2010 में, तो उस वक्त हम सारे बहुत ज़्यादा अपसेट हुए थे। हम लोग बहुत परेशान थे उसके लिए कि यार बेचारा छोटा सा था और ये सलमान बट और मोहम्मद आसिफ तो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, इन लोगों को अकल करनी चाहिए थी और ये आमिर बेचारा भी इनके साथ फंस गया। और हम लोग दुआएं कर रहे थे कि जब मोहम्मद आमिर वापस आए अपने फिक्सिंग के बैन से, तो वो तब भी उतना ही इफ़ेक्टिव हो जितना फिक्सिंग से पहले था, तो ये बैन से पहले था। तो अगर हम लोगों को उसकी मैच फिक्सिंग से इतना ही मसला हुआ होता कि वो बेचारे ने एक गलती कर दी और हम लोग आज तक उसे माफ़ नहीं कर सके, तो सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उस वक्त हमें आना चाहिए था जब वो नई हमें पता चला था कि उसने मैच फिक्सिंग की है। लेकिन तब तो हम सारे उसके लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन जब रिपीटेडली उसने दिखाया कि उसकी प्रायोरिटीज़ किधर हैं
और ये दिखाया कि मतलब जब पाकिस्तान ने बैक किया है, उसे वापस मौका दिया है और फिर भी उसने अर्ली रिटायरमेंट ले ली कि मैं लीग्स खेलूँगा, उसके बाद लोगों को उसकी मैच फिक्सिंग पे ज़्यादा तब चढ़ती है कि ये शायद बंदा है ही ऐसा कि ये हमेशा इसने पैसों को मुल्क के ऊपर प्रायोरिटी दी है। तो मुझे और भी बहुत सारे लोगों को मसला ये नहीं था कि उसने एक बार मैच फिक्सिंग कर दी और उसके बाद से बिल्कुल वो उसने परफेक्ट अपना कैरेक्टर रखा है, लेकिन फिर भी उसे एक बात की वजह से हम लोग भूल नहीं पा रहे। अब आपने अगर नोटिस किया हो तो जब से उसने रिटायरमेंट ली है उसके बाद से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जीत पे उसको खुशी रही नहीं। वो जब जब पाकिस्तान कोई मैच, बड़ा मैच जीते, पाकिस्तान सेमीफाइनल, फाइनल वगैरह में जा रहा हो, तो बिल्कुल ऐसे लगता है उसका ट्विटर का वो यूज़र नेम पासवर्ड भूल गया, उसके ट्वीट्स वगैरह आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। और जैसे ही पाकिस्तान कोई मैच हार जाए या फिर इंडिया कोई मैच जीत जाए, फिर उसको याद आता है कि हाँ यूज़र नेम और पासवर्ड मेरा ये था, फिर वो लॉगिन करता है और फिर उसकी ट्वीट्स वगैरह आती हैं। और अपने प्लेयर को हमेशा अपने प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करना, दूसरे के प्लेयर्स की तारीफ़ें करना, और इस तरह का जब आप कैरेक्टर दिखाएं एक ऐसे मुल्क के लिए जिसने आपको मैच फिक्सिंग के बाद भी मौका दिया और रिपीटेडली चांसेस दिए और आप उसके इतना अगेंस्ट हो जाए, तो नेशनल टीवी पे आके जो उस वक्त कैप्टन है उसके ख़िलाफ़ भी इतनी बातें कर कर के, तो ये थोड़ा सा इस तरह लगता है कि बंदे को फ़ील होता है कि उसकी प्रायोरिटी कभी भी पाकिस्तान नहीं रही। बाकी सपोर्ट करना आपका बिल्कुल राइट है और ये बात मैं ख़ुद भी कर चुका हूँ कि अगर तो मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप में खिलाया पाकिस्तान के लिए, तो मैं एटलीस्ट उन फैंस में से नहीं हूँ जो बाबर आजम से या रिजवान से इतनी नफ़रत करते हैं कि वो कहते हैं कि बेशक पाकिस्तान का नुकसान हो जाए लेकिन ये अच्छा ना खेलें। वो इन्जॉय कर रहे होते हैं जब बाबर या रिजवान ना अच्छा खेलें। तो जब ये मोहम्मद आमिर अगर आया पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए वर्ल्ड कप में, तो कभी भी ये नहीं होगा कि मुझे हो कि बेशक पाकिस्तान का नुकसान हो जाए लेकिन मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। अगर वो खेल रहा हुआ तो मेरी बहुत ज़्यादा यही दुआ होगी कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेले और उसके स्किल्स पे कोई बिल्कुल भी मुझे डाउट नहीं है। वो एक एक्सपीरियंस फैक्टर लेके आता है और उसका इस लिहाज से टीम में आना अच्छा हो भी सकता है। लेकिन सिर्फ मुझे ये था कि एक इतना सही मैसेज नहीं पहुंचता कि एक प्लेयर जो है वो डोमेस्टिक पे फोकस करने के बजाय नाराज़ होकर उसने रिटायरमेंट ले ली और लीग्स पे खेल रहा है और हर एक के अगेंस्ट बातें कर रहा है, और उसको आप कहें कि यार हम लोगों के प्रोग्राम में जो लोग इतने टाइम से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं उनमें से हम किसी को साइड लाइन कर देंगे और तुम्हें हम लोग खिला लेते हैं उनकी जगह। तो ये मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था। इस वजह से मुझे था कि शायद उसको टीम में आना नहीं बनता था, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बड़े मैच का प्लेयर है और इंशाल्लाह अगर तो वो खेला तो अल्लाह करे वो बहुत अच्छा खेले। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।